नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उनकी जिनको धरती के भगवान कहा जाता है, जो भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। कोई व्यक्ति जब बीमार होता है और जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा होता है, तब वो किसी डॉक्टर के पास में जाता है और जब वो नई जिंदगी प्राप्त करता है तो सबसे पहले वो उस भगवान का शुक्रिया अदा करता है। फिर वो धरती के भगवान यानी डॉक्टर के रूप में जो भगवान है जिसने उसको नई जिंदगी दी है, उनका वो शुक्रिया अदा करता है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं मानवता की सर्वोत्तम सेवा चिकित्सा सेवा का, और इसी चिकित्सा सेवा की जिन्हें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, चिकित्सक की आज हम बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में चिकित्सक की हम बात करने जा रहे हैं। चिकित्सा सेवा का हमारे जो मानव कल्याण में कितना कुछ महत्वपूर्ण योगदान है, इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं जल्दी से आपको उनका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर अजीत बाना मौजूद हैं। आप देश के प्रतिष्ठित कार्डियक सर्जन हैं। आप वर्तमान में चेयरमैन हैं कार्डियक साइंस इंटरनल हॉस्पिटल जयपुर के। आप 19,000 से ज्यादा कार्डियक सर्जरी कर चुके हैं। कई नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशन में आपके आर्टिकल्स प्रकाशित हो चुके हैं और फिलहाल आप देश और विदेश में करीबन 50 सालों से मानवता के लिए अपनी उत्कृष्ट सेवा एक चिकित्सक के नाते दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू विकास, बहुत बहुत धन्यवाद। जी चलिए, डॉक्टर साहब के साथ में चर्चा को शुरू करते हैं। सर, 50 साल से ज्यादा का सफर आपने चिकित्सा सेवा में आपने तय किया है और लगातार आप करते जा रहे हैं। क्या कुछ अनुभव रहा है एक चिकित्सक होने के नाते? देखिए, 50 साल नहीं है, मेरी MBBS की स्टार्ट हुई थी 1984 से जी। तो वो 50 नहीं हुए, कुछ कम हुए जी। और पहले और फिर उसके बाद पहले एजुकेशन होती है आपकी जी। तो MBBS MS खत्म करी, फिर हमने हार्ट सर्जरी की पढ़ाई करी। तो मैं ये मानूंगा कि वो भी मानवता की सेवा थी, क्योंकि आप वार्ड में जाते हो, आप मरीजों को ठीक करते हो, देखते हो। और उसके बाद फिर 1993 के बाद आपने हार्ट सर्जरी ली, मैंने उसके बाद मैंने हार्ट सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ इतने सालों से। तो हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि मैं बहुत सालों से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। हार्ट के ऑपरेशन करता हूँ, हार्ट के मरीजों की देखभाल करता हूँ, उनको स्वस्थ करने का प्रयत्न करता हूँ जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि मैंने MBBS किया सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले किसी और प्रोफेशन को भी चुना जा सकता था, लेकिन आपने मेडिकल प्रोफेशन को चुना। मुझे लगता है जब हम ये सोच लेते हैं तभी से हम मानवता का जो सफर है उसको तय करना शुरू कर देते हैं। आपके दिमाग में तो आ ही जाता है जी। आप ये सोचते हैं कि अब आने वाला जीवन जो है आपका किसी न किसी व्यक्ति के दर्द को खत्म करने में, किसी के जीवन मुंह पे मुस्कान लाने में, किसी के परिवार को खुशी देने में ही व्यतीत होने वाला है। ये तो आप सोच लेते हैं उसी टाइम से ही, जिस दिन आप मेडिसिन में आते हैं जी। करीबन आपने जैसा बताया कि इतने लंबे वक्त से आप सेवाएं दे रहे हैं और देश की प्रतिष्ठित कार्डियक सर्जन है, तो अब तक के अनुभव की बात करी जाए, क्योंकि एक वक्त था जब भारत की बात करी जाए तो भारत में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, या फिर मैं यूं कहूं कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट है, वो एक सपने में भी इसका सपना नहीं आता था। लेकिन आज वक्त बदला और भारत की स्थिति बदली, और भारत में आप जैसे जो प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं उनके नेतृत्व में लगातार भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आई जी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बड़ा हेवा था, बड़ा मतलब कोई सिस्टम नहीं था, कोई तरीका नहीं था। तो इसको सबसे पहले तो सरकार ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको नोटो कहते हैं, फिर स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको सोटो कहते हैं जी। और ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली PMO से गवर्न है जी। तो इनमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। जब आपके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कोई सिस्टम बनता है तो फिर धीरे धीरे आप एडवर्टाइज करते हो कि डोनर्स हों, तो लोगों को एजुकेट किया गया। इसमें साउथ का बहुत रोल है, तमिलनाडु पर्टिकुलरली, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और धीरे धीरे वो नॉर्थ की तरफ आया। इसमें 10 साल लगे इस सबको होने में। लेकिन अब हिंदुस्तान में इतना रोबस्ट, इतना तगड़ा सिस्टम है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में अगर कोई डिजीज डोनर यानी कि किसी मृत्यु के होने के बाद अगर उसका हार्ट, किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं तो सरकार की तरफ से इतने बढ़िया सिस्टम है कि कोई चूक नहीं हो सकती। जहाँ पे जिसको ज़रूरत है, चाहे वो पंजाब में है और वो अगर 2-2.5 घंटे के 3 घंटे के हवाई जहाज के उस सफ़र में है, तो कई जगह तो ये देखा गया है कि एयरफोर्स ने मदद करी है
ऑर्गन को पहुंचाने में। तो इसलिए जब सरकार का ये सहयोग होगा, जब एक आम जनता को एजुकेशन दी जाएगी कि इसके क्या फ़ायदे हैं, और मरने के बाद तो अंग वैसे ही वेस्ट होने वाले हैं, इनको किसी को अगर जीवन बचाया जा सकता है, और जिसका कि बहुत ज़्यादा प्रचलन किया गया, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी लगी इसमें। तो सरकार ने अपना काम किया, एडवर्टाइज किया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया, तो इस वजह से हमारे ऑर्गन डोनेशन बढ़े। ऑर्गन डोनेशन बढ़े तो डेफिनेटली रिसिपिएंट भी ज़्यादा होंगे, तो हमारे ट्रांसप्लांट बढ़ेंगे। और अब ट्रांसप्लांट के सिस्टम्स और दवाइयाँ इतनी अच्छी हो गई हैं कि चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो इंडिया में हो, रिजल्ट समान है। तो इसलिए हमारे रिजल्ट भी बहुत अच्छे हो गए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया कि हमारे रिजल्ट भी अच्छे। 2013 से पहले की बात करी जाए तो करीबन 4000 अंगदान हुए थे, लेकिन अभी 2023 की एक रिपोर्ट मेरे सामने, उसमें 17,000 से ज्यादा अंगदान हुए, और वो भी सफल अंगदान भारत में हुए। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश है या और भी देश है, वो भारत में आ रहे हैं अंग प्रत्यारोपण के लिए। ये इसमें क्या है कि जो ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशली डिजीज डोनर का, यानी कि जिसकी मृत्यु हो गई है, तो इसमें बाहर के व्यक्ति को लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे पहले जैसे मानो कि कोई एक डिजीज डोनर है जिसकी की मृत्यु हो गई है और उसकी बॉडी जयपुर में है, उसका ब्रेन डेड हो चुका है, लेकिन बाकी अंग चल रहे हैं, और परिवार के सदस्य सोचते हैं कि हम इस अंगदान करना चाहते हैं। तो वो अंगदान में सबसे पहला जो अंग जाएंगे वो उन लोगों को जाएंगे जो राजस्थान के हैं या स्पेशली जयपुर के हैं। जयपुर के बाद नंबर आएगा पूरे राजस्थान का, पूरे राजस्थान के बाद नंबर आएगा नॉर्थ का, फिर नॉर्थ के बाद नंबर आएगा साउथ का। अगर सब रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं हमारे पास इस ब्लड ग्रुप का या इस वेट का या इस तरह का कोई ऑर्गन रिट्रीवल नहीं है, कोई एक मरीज नहीं है जिसको कि हम प्रत्यारोपण कर सके, तो फिर विदेशियों का नंबर आता है। तो विदेशियों का नंबर सिर्फ तभी आता है जब हिंदुस्तान में उसका एक उपलब्ध कोई प्रत्यारोपण करने के लिए कोई व्यक्ति उपलब्ध ना हो। कुल मिलाकर डॉक्टर साहब पिछले कुछ सालों में इसके प्रति भी जागरूकता बढ़ी है, और भी क्या कुछ टेक्नोलॉजी उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में जो एक संबंध रहता है, वो संबंध पिछले इतने सालों में, अगर 50-60 सालों की बात करी जाए, वो संबंध कैसा रहा है? देखिए, जब बहुत प्रगाढ़ संबंध रहना चाहिए, नहीं, जब उसमें कितना कुछ बदलाव हुआ है? जब हम बच्चे थे जी, तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता था, और डॉक्टर ने कुछ कह दिया तो कोई डिस्कशन नहीं होता था, कोई बात नहीं होती थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि थोड़ा बहुत डिस्कशन आया, लेकिन फिर इंफॉर्मेशन, जैसे पहले अगर कोई जानकारी लेनी है तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। आजकल जानकारी सबके मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल है, और वो गूगल से अपनी तरीके से जानकारी निकाल लेते हैं। वो आधे डॉक्टर खुद ही बनने की कोशिश करते हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन जाने से कई बार डॉक्टर्स के पेशेंट के बीच में रिफ्ट आ जाते हैं। और एक जब पुराने ज़माने की बात थी तो एक डॉक्टर की तरफ से भी एक गड़बड़ थी कि डॉक्टर जो है पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे मरीज को समझाना कि भाई तेरे को बीमारी क्या है, तेरा इलाज क्या होगा, तेरे को क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तेरे को क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं, तुझे कितने दिन का आराम, वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था ये, लेकिन ये पुराने ज़माने की बात थी। पहले डॉक्टर कहते थे मैंने कह दिया तो कह दिया, अब ऐसा नहीं है। अब आज के ज़माने में डॉक्टर की ये ट्रेनिंग में शुमार है कि वो पहले अपने मरीज को समझाता है कि भाई तो आपको ये बीमारी है, आपके रिश्तेदार को ये बीमारी है। उसके बाद ये बताता है कि इसके 3-4 तरीके हैं उपचार के, उनमें से मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट है, आप इसको चुनें, इस तरीके के ये फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। उसके बाद अगर कोई मरीज एक बढ़िया फ़ायदे के उसको इलाज को चुनता है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो डॉक्टर ने जानबूझ के नहीं करी। अब कॉम्प्लिकेशंस तो हर चीज़ में होते हैं, अब इसको हम हर चीज़ को उठा के डॉक्टर के माथे मढ़ दें, ये भी गलत है जी। तो मेरा तो ये हमेशा एक उद्देश्य रहा है, अपने डॉक्टर को, जूनियर डॉक्टर को भी बताता हूँ कि आप अपने मरीज के रिश्तेदारों को और मरीजों को खूब अच्छे से इन्फॉर्मेशन दो, हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखो, हर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दो। उसके बाद उनको ये भी बताओ कि इसके फ़ायदे नुकसान भी हैं, ये फ़ायदा हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मृत्यु होने की संभावना इतनी है। और उसके बाद अगर मरीज वो उपचार को अपने आप कहता है कि मैं कराना चाहूँगा, तो फिर मेरे हिसाब से बड़ा जेन्युइन सी बात है, फिर उसके बाद में कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। पर मेन कारण जो डिफरेंस का है वो गलत इन्फॉर्मेशन है, जो मरीज और उसके रिश्तेदार इधर उधर से सुन के या गूगल से या इधर उधर से उठा लेते हैं, और फिर वो उस बात पे परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आपको क्या लगता है एक आदर्श डॉक्टर और एक आदर्श मरीज की क्या कुछ पहचान है? मतलब एक आदर्श मरीज से क्या कुछ अपेक्षा करी जाए, या फिर एक आदर्श डॉक्टर से क्या कुछ अपेक्षाएं रहती है मरीज की?
देखिए, एक आदर्श मरीज तो आदर्श बेचारा कैसे हो सकता है, वो तो परेशानी में, मरीज तो परेशानी में है, लेकिन फिर भी कुछ मरीज, हाँ, जैसा उस मरीज को अपनी सारी की सारी जानकारी अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को देनी चाहिए। अब एक और प्रथा हो गई है, बहुत से लोग अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, वो मेडिकल इंश्योरेंस के टाइम पे कुछ चीजें छुपाते हैं, और ये गलत है। अगर वो छुपाते हैं तो वो उस डॉक्टर को भी छुपा देते हैं। बिल्कुल। अब जब डॉक्टर इलाज करने जाएगा, आपने उससे कोई चीज छुपाई है तो उसमें नुकसान डॉक्टर का नहीं, आपका है। तो मरीज की तरफ से आपको अपने डॉक्टर को, जो भी आपका इलाज कर रहा है, चाहे वो फिजिशियन है, चाहे वो सर्जन है, किसी भी तरह का सर्जन है, किसी भी तरह का फिजिशियन है, अपनी जानकारी, अपनी बीमारी की जानकारी, पुराने लिए गए इलाज, पुरानी दी गई जांचें, उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मरीज को, डॉक्टर को देनी चाहिए। उसके बाद अगर डॉक्टर आपको कोई सलाह देता है, कोई दवाई देता है, तो कृपया करके जिस तरह से वो दवाई बताएगी, जो वो इलाज बताएंगे, कोई कहते अरे यार वो डॉक्टर तो 15 दवाई लिख देता है, भाई उसने कुछ सोच समझ के 15 दवाइयाँ लिखी होंगी। अरे वो डॉक्टर तो 10 जांचें लिख देता है। भाई आजकल का जमाना पुराने जमाना का नहीं है जी कि मैं नब्ज देख के आपका इलाज करूं। मेरे को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको ठीक करने के लिए, जिससे कि आप सही तरीके से ठीक हों। वो कुछ जांचों से होंगी। तो ये सोचना कि ये डॉक्टर ने जांचें इसलिए लिख दी कि इसका कुछ फायदा है इसमें, ये गलत धारणा है। डॉक्टर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए जांचें कराता है, जिससे कि आपको बिल्कुल एक सटीक और बढ़िया इलाज करा सके जी। और उसमें आप ही का फायदा है। अगर आप वो उसमें भी डॉक्टर पे सलाह डाउट करोगे तो फिर डॉक्टर इलाज कैसे करेगा। और डॉक्टर से मैं ये आज के ज़माने के डॉक्टर से, जो यंग डॉक्टर है स्पेशली, उनसे कुछ ये प्रार्थना करूँगा कि एक मरीज को पूरी जानकारी दें, उसकी बीमारी के बारे में, उसके उपचार के तरीकों के बारे में, और अगर 2-3 तरीके के उपचार हैं तो उन 2-3 तरीकों के बारे में जानकारी दें। ये ना सोचें कि मरीज आपसे डर के किसी और डॉक्टर के पास चला जाएगा। आप अपनी कॉन्शियस को, अपने अंतरात्मा को सही रखें और पूरी जानकारी दें। ये ना सोचें कि मरीज मेरे से इलाज नहीं कराएगा। पूरी जानकारी देने के बाद उसको रिस्क भी बताएं, उसको फायदे बताएं, उसको दवाइयों के साइड इफेक्ट तक भी बताएं, अगर वो दवाइयाँ कुछ डिफरेंट तरीके की हैं। जिससे क्या होगा कि डॉक्टर और मरीज का ट्रस्ट बढ़ेगा। और ट्रस्ट जो है शॉर्ट टर्म हो सकता है, छोटे समय के लिए आपको लगे कि बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी देर लगती है, लेकिन लंबे समय में आपको ये बहुत ही आपकी अंतर्मा को, आपकी प्रैक्टिस को, और आपके सुकून को, और आपकी शोहरत को, हर चीज को बढ़ावा देगा। बिल्कुल, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। डॉक्टर साहब, आज की जो वर्तमान जो दुनिया है, जो भागती दौड़ती लाइफ है, इसमें हम काफ़ी तरीके से मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। कई चीज़ें जो हम घुटते रहते हैं और उन्हीं के साथ में एक ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। तो इससे क्या कुछ इफेक्ट पड़ रहा है हमारे स्वास्थ्य पे? इफेक्ट तो देखिए, ये मानना कि मानसिक संतुलन में गड़बड़ या डिप्रेशन, ये सब चीज़ आज नए जमाने की है, ऐसा नहीं है। पहले पता नहीं था। पुराने जमाने में क्या कोई व्यक्ति परेशान नहीं होता था? वो बेचारा कहे किससे? अगर बहू को कोई प्रॉब्लम है, उसने सास से कहा कि मेरे को मन नहीं लग रहा, तो कहते थे बड़ी काम नहीं करना चाहती होगी शायद। ये जरूर है कि आज के ज़माने में मरीज वोकल है, वो बताता है, और अगर वो बताता है तो भाई परेशानी है। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नए ज़माने का फ़र्क भी है। कंपटीशन, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, इससे खुशी नहीं है। दुख इससे है कि मेरे पड़ोसी के पास तो कार है। खुशी इस बात की नहीं है कि मैं श्रीनगर घूम के आया या अपने परिवार को किसी भी एक स्थल पे घुमाने ले गया। दुख इस बात का है कि मेरे फला ऑफिस के बंदे ने अपनी फैमिली को यूरोप का टूर कराया। मतलब मेंटलिटी को सुधारने की जरूरत है। अपने दुख से दुखी होने से ज्यादा दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। और हर एक व्यक्ति को जैसा वो चाहे 100% वैसा मिल जाए, ये संभव नहीं। अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, ये संभव नहीं है जी। तो अगर अपने आप को हम खुद एनालाइज करें, मेरा मानना यह है कि व्यक्ति सबसे ज्यादा झूठ अपने आप से बोलता है। जिस दिन वो अपनी अंतरात्मा से झूठ बोलना बंद कर देगा, आधी ज्यादा मानसिकता की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और मानसिकता की प्रॉब्लम एक साथ में कई प्रॉब्लम्स को साथ में लेकर आती है। लेकिन ये जरूरी है कि अगर आपको लगता है कि आप मानसिक स्तर पे संतुलित नहीं लग रहे हो, आप परेशान हो, आपको भूख लगने लग रही है, आपको दिक्कत हो रही है, आपको ऑफिस में काम नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा, तो डेफिनेटली कोई ना कोई मानसिक स्तर पे प्रॉब्लम है। और उसका निवारण करने के लिए साइकोलॉजिस्ट को मिलें। साइकोलॉजिस्ट से लोग सोचते रहे पागलों के डॉक्टर पास चला गया, नहीं, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट आपसे बात करके आपके मन को हल्का करता है और आपको उसी परेशानी से दूर करता है। ये आपके बड़े फायदे की बात है। जी डॉक्टर साहब, आज के टाइम की सबसे बड़ी गंभीर समस्या, जैसा कि हम देखते भी हैं खबरों में,
बहुत कम एज में किसी को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है और वो दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। लगातार ऐसी घटना एक के बाद में एक पुनरावृत्ति लगातार हो रही है। तो इसके पीछे आप कार्डियक सर्जन हैं, क्या कुछ कारण है और कैसे इससे बचा जाए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। और आपको आज जैसे हमको खुशी है कि हमारे यहाँ इलाज बढ़िया हो रहा है, लेकिन हमारे लिए बड़ी चिंताजनक बात है कि प्री मैच्योर का मतलब जल्दी होने वाली हार्ट की बीमारियां, इसका गढ़ है एशिया, और उस एशिया में सबसे ज्यादा ये बीमारी है हिंदुस्तान में। क्या ये पहले भी होती थी लेकिन अपनी मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, तब पता नहीं कर पाए? पहले इतनी नहीं थी। अभी वर्तमान मैंने अपनी प्रैक्टिस में 1994 से मैं हार्ट सर्जरी में हूं, मैंने ही ट्रेंड में चेंज होते हुए देखा है। पहले क्या होता था, अमूमन हार्ट के ऑपरेशन 55-60 साल 65 साल में होते हुए, अब दो चीजें हुई हैं, 35 साल के 30 साल के लड़के का भी लड़की का भी ऑपरेशन हो रहा है, और एज क्योंकि एडवांस हो गई तो 80 साल पे भी हो रहा है जी। तो दोनों तरफ स्पेक्ट्रम बढ़ गया। क्यों? लेकिन ये एक तो हाई ज्यादा एज में तो ऑपरेशन इसलिए हो रहे हैं कि ओवरऑल हमारी एज बढ़ रही है, ठीक है, इन पॉपुलेशन की एज बढ़ रही है, क्योंकि ये रीजन तो पहले चल रहा था वो चल ही रहा है। हाँ, लेकिन युवा देश में 35 से 40 करोड़ युवा है, तो ऐसे में युवाओं में ये समस्या हो रही तो बहुत बड़ा प्रश्न है। ये हमने एनालाइज किया था और इसका एनालिसिस करके हमने इसको प्रकाशित भी किया था। तो हमें ये पाया कि जो यंग लोग हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग। स्मोकिंग आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में स्मोकिंग कम हो रही है और इंडिया में स्मोकिंग पुराने टाइम से बढ़ी है जी। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में और दुनिया में स्मोकिंग फीमेल में कम है। इंडिया में फीमेल में स्मोकिंग पहले बहुत कम थी, अब आंकड़े बताते हैं कि इंडिया में फीमेल में स्मोकिंग पिछले टाइम से डबल से भी ज्यादा हो गई है जी। तो आप एक तरफ से स्ट्रेस में हो, आपको बहुत कुछ अचीव करना है और और हमारे जीन्स में भी गड़बड़ है। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में स्पेशली इंडियन सेट में हमारे जीन्स में गड़बड़ है। तो जीन्स में गड़बड़ हमारे वैसे ही है, हम हार्ट की बीमारी के लिए वैसे ही प्रोन है, ऊपर से हम ये सब चीजें करेंगे तो खान पीन में गड़बड़ करेंगे। तो वर्तमान में जो एग्जाम्पल भारत में मिल रहे हैं हमें, क्या ये पूरे विश्व में भी ऐसे ही चल रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ भारत में? नहीं, प्री मैच्योर कॉर्निया हार्ट डिजीज यानी कि जल्दी की उम्र में होने वाली हार्ट की बीमारियां वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत कम है हमारे मुकाबले। जी, अपने मुकाबले में बहुत कम है। तो डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है, कैसे पहचाने कि हार्ट अटैक आने वाला है? ये पहचानना मुश्किल है हार्ट अटैक आने वाला, लेकिन तो ये क्या सिम्टम्स, क्या कुछ सिम्टम्स पे नहीं जाएं, पहले जाएं प्रिवेंशन पे जी, कि कैसे पता करें। भाई सबसे पहली बात है, आपकी उम्र 30 साल हो गई, आप 30 साल पे अपनी बॉडी का एक चेकअप करा लो, कोलेस्ट्रॉल भी देख लो, अल्ट्रासाउंड भी करा लो, एक्सरे भी करा लो, सब कुछ करा लो। वो सोचेंगे यार मैं 8,000 रुपए 6,000 रुपए अपने शरीर पे क्यों खर्च करूं, कंप्लीट बॉडी चेक। हाँ, एक रेस्टोरेंट में जाके 10,000 रुपए अपने परिवार खर्च कर सकता है तो अपने ऊपर 6-7 हजार रुपए तो खर्च कर ही सकता है ना, वो भी 2-3 साल में एक बार। और 30 साल से लेकर 45 साल तक चलो हर 2-3 साल में खर्च कर टेस्ट कराते रहो। अगर कोई बीमारी आनी होगी, कोलेस्ट्रॉल में गड़बड़ आनी होगी तो पहले दिख जाएगी तो आपको खान पीन में सलाह दी जाएगी। मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल सबसे बेसिक चीज है, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो आप कोलेस्ट्रॉल भी है और कंबाइंड चीजें बहुत सारी, उनसे पता लगेगा। और जब 45 साल से ज्यादा उम्र हो तो हर साल करा लो, जब 65 साल से उम्र है तो और ध्यान से कराओ। तो आपको बीमारी को पहले पकड़ना है, पकड़ने से उसका उपचार समय से करना है, उसमें अपने जीवन शैली में चेंजेस करने तो करने। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आपको सोचते रहोगे। और क्या जीवन शैली में ऐसे क्या कुछ बदलाव किए जाए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जीवन शैली में है कि अपने शरीर को अपना समझें, अपने शरीर को अपना समझना, दूसरे का नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने आप को तो समय दो जी, कम से कम 1 घंटा मी टाइम होना चाहिए। मेरा समय, वो मेरा समय, उसमें हफ्ते में 5 दिन व्यायाम आता है। व्यायाम आपकी मर्जी का है, आप वॉक करो, आप योगा करो, आप स्विमिंग करो। अगर एज एडवांस है तो वॉक कर लो, अगर यंग हो तो मैराथन दौड़ लो या वैसे दौड़ लो। स्विमिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर लो। कुछ ना कुछ 1 घंटे की एक्सरसाइज मस्ट है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप रेस्टोरेंट में खाना मत खाओ, लेकिन डेली रेस्टोरेंट में खाना खाना, डेली बाहर का खाना, स्विगी से मंगा के ऊट पटांग चीजें खाना, काफी चीजें प्राइवेट में जी, तो जोमेटो से रोज मंगा के खाना, वो तो सारी चीजें। हम घर में भी तेल का इतना यूज करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मन की बात कार्यक्रम में जिक्र करना पड़ा कि आप जो तेल खा रहे हैं 10% कम खाइए जी। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपके घर में ही आप, ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, यही लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करना, खाने को नियमित रूप में चेंजेस करने,
भाई आप कभी कभी खाओ बाहर का, लेकिन नियमित रूप से तो ऑयल कम खाओ। अब जैसे राजस्थान में एक प्रचलन है कि मैंने बहुत अच्छी दाल बनाई अपने घर में, बड़ी स्वादिष्ट दाल मेरी माँ ने बनाई, बड़े कम घी के साथ बनाई, बड़े कम मसाले हैं, लेकिन मैंने उसमें क्या करा, बहुत सारी भुजिया डाल दी, वो जो बनी हुई आती है, मैं कोई ट्रेड नेम का नाम नहीं लूंगा। जी जी जी। तो वो जो भुजिया हमने डाली, तो वो दाल कहाँ रह गई, वो मूंग या मसूर की, वो तो दाल क्या, वो तो भुजिया बन गई। तो उससे तो हमें क्या फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी हरी सब्जी है, अगर हम हरी सब्जी खा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ तेल ज्यादा डाल लेंगे या मसाले ज्यादा डाल देंगे, तो वो हरी सब्जी नहीं रह जाएगी। तो डॉक्टर साहब, आजकल केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जिक्र करते हैं, जो मोटा अनाज है, श्री अन्न योजना भी चला रहे हैं, जो मोटा अनाज है, जो हमारे पूर्वज भी खाते थे और आजकल खाना बिल्कुल कम हो गया है। बाजरे की रोटी खा ली, कभी रागी का खा लिया, कभी 5 प्रकार के आटों से मिला के हम जो रोटी खाते हैं, क्या वो दौर वापिस आ गया? मिलेट, या वो उनको हम भूल गए थे, उस वजह से हमें ये भुगतना पड़ रहा है? बात करें मिलेट्स की, मोटा अनाज। मिलेट जो है, ये हमारी सभ्यता में इसलिए था पहले कि गेहूं था नहीं। जब बहुत पुराने अगर आविष्कार में जाएं ह्यूमन के, तो ह्यूमन मांसाहारी था, बहुत साल, हजारों साल पहले। वो फिर एक बार क्या हुआ कि जो ककेशियन माउंटेन है, उसके पास किसी ने ऐसी कोई घास उगती थी, एक महिला ने उस घास में कुछ दाने थे, उसको ऐसे रगड़ के और जमीन पे फेंक दिया, तो उससे कुछ और प्लांट्स उगे, तो उसमें वो शायद बाजरा या कोई रागी कुछ होगा, वो मिलेट्स थे। फिर मिलेट्स की खेती उन जंगलों में होने लगी, उससे फिर हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन पॉपुलेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ती थी और उसकी पैदावार कम होती थी। फिर उसी से म्यूटेशन होकर गेहूं आया। जैसे ही गेहूं आया, दुनिया की आबादी बढ़ने लगी, लेकिन गेहूं की पैदावार में चेंजेस होते 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 उसमें इतने ज्यादा परिवर्तन आ गए अब जेनेटिक, कि वो अब हमें नुकसान देने लगा। मिलेट्स डेफिनेटली सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है, उसमें मिनरल्स अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो स्वादिष्ट नहीं है। तो सामान्यतः जो गेहूं की रोटी हम घर में बनाते हैं, तो उसमें क्या कुछ मिलाकर बनाया जाए? मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि सिर्फ गेहूं, मेरे हिसाब से आप ऐसा नहीं कि गेहूं को बिल्कुल त्याग दो, नहीं त्यागने की नहीं, उसमें क्या कुछ मिलाया जाए, ऐड ऑन करें? मिलाने से बेटर है बदल बदल के खाओ। अच्छा, बदल बदल के खाएं। एक दिन गेहूं की खा ली, एक दिन बाजरे की खा ली, एक दिन मिला के खा ली, रागी बाजरा ये सब की, तो बदल बदल के खा लो। तो इससे क्या फायदा होगा कि आप हर तरह के, गेहूं में इतनी बुराई नहीं है कि गेहूं बिल्कुल ही त्याग दो, गेहूं भी खा सकते हो, लेकिन क्या होता है, लोग 5 रोटी खा जाते हैं, बाजरे की एक ही खा पाते हैं, तो इसलिए वो 5 रोटी खाने में इंटरेस्टेड होते हैं जी। तो उससे ये मतलब मिला मिलाकर खाएं। तो एक डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा प्रश्न, डॉक्टर मरीज की हर नब्ज को जानता है, मरीज की जो भी बीमारी उसको दूर करता है, लेकिन जो डॉक्टर खुद जो तनाव से गुजर रहे होते हैं, जो 18 घंटे की सर्विस करते हैं, जो लगातार उन्होंने जो अपनी पूरी जिंदगी एक पेशेंट के लिए पूरी तरीके से न्यौछावर कर देते हैं, उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, अपने प्रोफेशन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि कोई नहीं सोचता डॉक्टर के लिए, क्योंकि हमेशा जनरली मरीज के बारे में ही बोला जाता है, मरीज के बारे में ही पूछा जाता है, उनके ही अधिकारों की बात होती है। डॉक्टर्स के जो अधिकार है वो कहाँ है? आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आज मेरे को इतने साल प्रैक्टिस करते हो गए, मैं 60 ईयर्स प्लस हूँ और इतनी सर्जरी कर चुका हूँ, लेकिन अगर किसी की माता या पिता का ऑपरेशन करने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन होता है और किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मेरे घर में, मेरे खुद के घर में परेशानी रहती है। मेरे बच्चों को पता लग जाता है कि आज आई एम नॉट इन अ गुड मूड, मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा और कौन सा प्रोफेशन है जहाँ की किसी दूसरे के माता पिता की डेथ हुई और मैं दुखी हूँ, जिसे मैं जानता ही नहीं हूँ पहले। तो हर एक डॉक्टर, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो झुंझुनू में प्रैक्टिस करता हो, कहीं प्रैक्टिस करता हो, वो अपने मरीज के प्रति 100% उसकी इच्छा होती है कि वो उसको स्वस्थ करे। अब हर एक डॉक्टर की कुछ लिमिटेशन है, वो किसी गांव में बैठा उस पर एक लिमिटेड चीजें अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से इलाज करेगा, जो शहर में बैठा वो उसके हिसाब से इलाज करेगा। और डॉक्टर के 100% वो किसी मरीज को ठीक कर देगा, ये असंभव है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी मानसिक तनाव से, अपनी पारिवारिक स्थितियों की वजह से परेशान होते हैं, तो जब हम वो परेशान हैं और किसी मरीज पे कई बार हम थोड़ा गुस्सा कर जाते हैं, क्योंकि हम अपने मानसिक संतुलन को, हमारे परिवार, मेरी माता की तबीयत खराब है, सबसे पहले समझना जरूरी, इंसान है, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मेरी माता की तबीयत खराब है, लेकिन मेरे को अस्पताल आना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे अगर मैं थोड़ा विचलित हो गया हूं, तो थोड़ी देर डॉक्टर को समझना चाहिए, मरीज को भी समझना चाहिए कि डॉक्टर रोज ऐसा नहीं करता था। तो उस अगर वो मरीज पूछ लेगा कि डॉक्टर साहब सब परिवार में कुशल मंगल है, तो वो डॉक्टर को अपने आप में बड़ा सुकून मिलेगा, वो उसको अच्छा लगेगा और वो कहेगा कि, और अपने शायद मन की बात उसको बता के हल्का भी लगे। तो हमेशा मरीज को भी ये सोचना चाहिए डॉक्टर भी एक इंसान है जी। और ऐसा बहुत कम होता है कि ये ऐसा असंभव है कि कोई डॉक्टर अपने मरीज के अहित में सोचे, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
बिल्कुल 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 सही बताया आपने। 1 जुलाई को पूरे विश्व में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, लेकिन जिसको नई जिंदगी मिलती है उसकी जिंदगी में तो रोजाना ही डॉक्टर्स डे है, क्योंकि उसी की बदौलत उसको नई जिंदगी मिली है। हाँ, ये तो कह सकते हैं आप कि अगर किसी डॉक्टर ने उसको इलाज किया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने घर में बैठ कर डॉक्टर डे बनाओ, बट कोई डॉक्टर को जब भी आप मिलो तो उसको एक संवेदना से देखो, कि एक ये देखो कि ये व्यक्ति वो है कि जिसने, अब लोग कहते हैं साहब आप तो इसके लिए पैसे लेते हो जी, भाई वो तो पैसे तो बाजार में कोई भी चीज खरीदने जाओगे, खाना खाने जाओगे तो वहां भी पैसे लेकिन दोगे। इसमें पैसे हम उस जगह इन्वेस्ट करें जिससे जिंदगी मिल रही है हमें। तो अगर आप डॉक्टर के प्रति संवेदनशील हो, और उसको, मैं नहीं कह रहा कि आप उसको हाथ जोड़ो पैर पकड़ो, बस अपने दिमाग में अपने मस्तिष्क में संवेदनशील रहो उसकी भावनाओं के लिए, ये बहुत बड़ा एक विचार होगा इस समाज के प्रति में जो डॉक्टरों के लिए, मतलब डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो ब्रिज है, जो कहीं ना कहीं उसकी जड़ें जो कमजोर हो रही थी वो फिर से मतलब मजबूत हो सकती हुई थी कोरोना में जी। जैसे कोरोना में हुई थी, सब लोगों को डॉक्टर पे इतना विश्वास हो गया था, और डॉक्टर ने कमाल का काम किया था हिंदुस्तान में, जो कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतने सारे लोग प्रेरित हो गए थे कि हर व्यक्ति ने, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, कोई भी है, लगे पड़े थे। और सबसे बड़ी बात कोरोना में, कोरोना का आपने जिक्र किया है, जो वैक्सीन थी वो हमने एक्सपोर्ट करी। हाँ। एक वक्त था जब हमें वैक्सीन इंपोर्ट करनी पड़ती थी, और कोरोना जो पूरा विश्व उस त्रासदी के काल को झेल रहा था, तब हम वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, वो तो भाई हमारी पुणे में इतनी बड़ी बड़ी लैब हैं, और गवर्नमेंट की लैब भी हैं, प्राइवेट लैब भी हैं, और अब तो हम वैक्सीन में पूरी दुनिया में फेमस है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई भी। कोरोना का जिक्र आपने किया, कोरोना के बाद में हमारी जो जीवन शैली है, जीवन स्तर है, एज ए डॉक्टर आपने क्या कुछ महसूस किया है कि किस तरीके से बदली है? शुरू में बदली थी 2 साल तक, उसके बाद फिर सब कुछ वैसा ही। अच्छा, उसके बाद में वैसे ही ढाक के 3 पात के। हाँ, बेसिकली कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस रखना है, सफाई रखनी है। मेरे को मेरा घर साफ करना है, उसके बाहर कूड़ा उठा के मैं बाहर सड़क पे से फेंक देता हूँ, ये तो शारीरिक प्रभाव की बात करी जाए तो बॉडी के ऊपर क्या कुछ प्रभाव? कुछ 2-3 चीजें हैं। एक आम आदमी को मैंने देखा, नंबर ऑफ पीपल, जो लोग चाहे गांव में चाहे शहर में हो, लोगों ने व्यायाम ज्यादा करना शुरू कर दिया जी। थोड़ा सा लोगों को ये पता लग गया है कि बीमारी को सहजता से नहीं लेना चाहिए, अगर कोई बीमारी थोड़ी सी भी लंबी है तो बीमारी को गंभीरता से लेना चाहिए। सर, हमारे पास वक्त बहुत कम, एक अंतिम प्रश्न, 2047 तक भारत को विकसित बनाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, चिकित्सा जगत की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है? स्वस्थ समाज ही किसी राष्ट्र का निर्माण बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर समाज और स्पेशली युवा अगर स्वस्थ नहीं है तो हमारा ये मिशन बहुत मुश्किल अचीव करना। इसके लिए मेरे सब यंग लोगों से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि स्मोकिंग छोड़ें। आज जो भी कोई मेरी बात ये सुन रहा है, अगर आज इस व्यक्ति के बाद अगर कोई आदमी स्मोकिंग छोड़ देगा, खान पीन ठीक कर लेगा, हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करेगा, तो मैं मानूंगा कि मेरे लिए डॉक्टर्स डे बन गया। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और जैसा कि सर ने बताया कि स्वस्थ जो व्यक्ति है वही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है, और स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता और सहजता के साथ इतने गंभीर विषय पर आपने अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद जी। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।